लगातार जीतती जा रही है। पिछली बार के मुकाबले 18 सीटें जो है इस बार मध्य प्रदेश में ज्यादा मिली है। सही, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी अच्छा किया आपने, 49 सीट्स आई है, वहां हुकूमत बन गई है आपकी। क्या वजह है कि दिल्ली में ठीक है 3 बार तक लगातार आप लोग रहे, लेकिन राजस्थान में इतना बुरा हाल हो गया, पार्टी जो है 21 सीटों पर सिमट गई है? क्या वजह है? कांग्रेस वाले जो है वो जो उनको मौका मिलता है उस मौके पर वो खड़ा नहीं उतरते, या जो उनकी तरक्की है उसको वो पचा नहीं पाते, या जो आगे बढ़ने की बात है? देखिए, मौका की बात कर रहे हो, शायद आप ज्यादा दूर मत जाइए, पिछले 6 महीने के ऊपर भी आप चले जाइए। पिछली 3 स्टेटों में इलेक्शन हुआ, कर्नाटक में, हिमाचल में, उत्तरांचल में, तीनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तीनों जगह साफ हुई और तीनों जगह कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई। ऐसा नहीं है, जिस तरह का मैंडेट पब्लिक चाहती है उसकी अपेक्षाएं ज्यादा हो गई हैं। अगर आप उस पर खरा नहीं उतरेंगे तो पब्लिक आपको कर देगी। दिल्ली की बात आपने शीला दीक्षित जी की कही, 15 सालों पहले दिल्ली क्या था ये आपको पता नहीं होगा, शायद आप उस टाइम बहुत छोटे हो गए और आज आप बड़े हो गए, 18 साल से ज्यादा हो गए, तो आपने देखा सिर्फ शीला दीक्षित को और दिल्ली के अंदर यूपीए की सरकार को। मैं आपको बता रहा हूँ, वो वजन की बात बता रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर वजह वो मिल रहा कि लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा है आपसे, और इतनी अपेक्षाएं हैं कि आपसे ज्यादा चाहते हैं और आप खड़ा नहीं उतर पा रहे। आप जितनी आपकी चीजें वसाइल आपके पास है, आप उसी पे जा सकते हैं। ये नहीं है कि आप जो चाहे बाहर खड़े होकर वादा कर लीजिए और अंदर बैठने के बाद आपको पता चलेगा कि पूरा। और कोई सवाल करना चाहेंगे? और कोई सवाल? चीफ वजीर वाला जो है हमारे केजरीवाल ही होनी चाहिए, क्योंकि वो हर एक आदमी को बराबर देखते हैं, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको इक्वल लेके चलते हैं। और उनके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पोस्ट जो होता है, आजकल के जो वीआईपी अपने एसी में जाते हैं या हेलीकॉप्टर से, तो आप भी देख सकते हैं। लेकिन अगर इनको भी कहीं ना कहीं सियासत करनी होगी, दूर दराज के इलाकों में जाना होगा, तो जो ज्यादा आसानी की चीजें हैं, हेलीकॉप्टर की जरूरत नीड होगा उनके लिए कि उसके बिना जरूरत के हिसाब से वो यूज कर सकते हैं सर। जैसे अभी अमेरिका जाना है, आज आप बस से थोड़े बैठ कर जाओगे, वो जरूरी होगी तो सर। एक जमाने में लोग हज करने जाते थे तो पैदल जाते, पानी के जाते थे, 40 दिन में लौट आते हो। तो वक्त के साथ आपको बदलना है, तेज रफ्तार तो करनी पड़ेगी आपको। सर सबको देख करके एक साथ लेकर के चलना चाहिए। और कोई कुछ बोलेगा? अभी जो सरकार बनने जा रही है, मतलब किस तरह का जो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, जो सवाल था, ये जो प्रोग्राम जिसलिए हो रहा है, मेरे ख्याल से हम लोगों ने आजादी के बाद से कांग्रेस के लिए देखते आए हैं, बीच में बीजेपी आए थे एक बार ज्यादा कांग्रेस। हाँ, मतलब ज्यादा मेरे ख्याल से कम 60 साल से ज्यादा ही कांग्रेस को देखते आए हैं। अगर हम तरक्की की बात करें, दूसरे कंट्री के कंपेरिजन करें, तो उस हिसाब से हम लोगों का यह तरक्की मतलब कंट्री का हुआ नहीं है जितना होना चाहिए। जैसे कि एशियन कंट्री, अब चाइना को ले लीजिए, तो बगल में और भी जो कुछ कंट्रीज हैं जो ब्रिटिश कॉलोनाइज था, इनमें भी इतना मतलब तरक्की नहीं हुआ। बिल्कुल। पर सर आप एक चीज तो मानेंगे कि जब किसी मुल्क की तरक्की होती है, किसी स्टेट की तरक्की होती है, उसमें हुकूमतों के साथ साथ, सिस्टम के साथ साथ जो पब्लिक है वहां की, उसका भी अहम रोल होता है, आवाम का रोल होता है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता था, पब्लिक का जो रोल होता है। अब हमारे हिंदुस्तान का पब्लिक मोस्टली क्या है, पहले तो अनएजुकेटेड थे। इन लोगों के दिन का जो 2 वक्त का खाना है, ये मिलना मुश्किल होता है। मैं इसमें एक ही कहना चाहूंगा, जो दिल्ली में जब ये बदलाव आ रहे हैं, मेरे ख्याल से कहीं से रूट लेवल से आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये दिखता है लोगों को कि जो लोग ये बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग रूट लेवल से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो प्राइम मिनिस्टर ऐसे कोई होना चाहिए। आप लोग कुछ बोलेंगे? जी, मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी लीडर बन चुके हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है, उन्होंने जो शपथ लिया वो पूरा कर पाएंगे? यानी जो वादे किए हैं पब्लिक से, क्या उस पर खरा उतरोगे या सिर्फ वो हवाई बातें थी? वादे थे, वादों का क्या, बातें हैं, बातों का क्या? इससे पहले मैं इनका जो नौजवान ने एक बात कही थी, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बात की थी, तो और इन्होंने ये भी बात की थी लोगों को 2 वक्त रोटी नहीं मिलती। यानी एक शेर मुझे राज जामई साहब का याद आ रहा है कि जनता को मैसर नहीं 2 वक्त की रोटी, नेता के लिए हर रोज शहर में डिनर, ही अब तक होता चला है। इसको हम बदलेंगे, और इसको हम कैसे बदलेंगे? अब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मेरी जिंदगी यही है कि सबको फैज पहुंचे, मतलब फायदा। मेरी जिंदगी यही है कि सबको फैज पहुंचे, मैं चिराग रह गुजर हूं, मुझे शौक से जलाओ। और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगी, आप सब लोग देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल हमारी आपकी तरह जनता से जुड़े हुए लोग हैं, ग्रास रूट से जुड़े हुए वो नेता हैं। नेता नहीं बल्कि सेवक हैं, दास है मैं कहूंगा। और उनके बारे में एक शेर मैं ये कहना चाहूंगा, राजा नहीं फकीर है, हिंदुस्तान की तकदीर है। ये बस हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, आने वाले दिनों में ऐसे ही होगा और आप कहेंगे कि 2014 में सही मानों में अरविंद केजरीवाल को ही प्रधानमंत्री की क्या लगता है आपको? ये जो सारी बातें हो रही हैं, सब लोग आते हैं तो बहुत बड़े बड़े जो है वो वादे कर लेते हैं, पर जब सिस्टम में ढलते हैं तो वो भी वैसे ही हो जाते हैं। आपको लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला अब
हिंदुस्तान की सियासत की जो तस्वीर है उसमें बदलाव आ रहा है और वो जो बदलाव है वो अच्छा है। ये तो है कि कांग्रेस जो है कंटिन्यू जो है असल में पूरा अगर जो है इसके जड़ में जाएंगे कि इन लोगों स्टार्ट किए हैं केजरीवाल जी अच्छा है, लेकिन अभी तक भी इनके पास एक स्ट्रक्चर तैयार नहीं है। अगर पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे अच्छा तैयार है और हो भी रहा है। एक मिनट जरा हर चीज पर। वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे तो वहां एक लीडर और वो अपना एक आइडियोलॉजी लेकर के आया। तो अभी तक इनकी जो आइडियोलॉजी स्वराज बुक को मैंने पढ़ा है तो उसमें वो क्लियर कट नहीं है। तो विजन की तो अभी कमी है। विजन में इनके पास है, बैकबोन में योगेंद्र जी है बढ़िया। कंप्लीट आइडियोलॉजी प्रोग्राम आपके पास आ रहा है, बोलने दो। नहीं है समझाने का। योगेंद्र जी जो है इनके पास सबसे बड़े जो अगर कहिएगा थिंकर तो एक है योगेंद्र जी। अभी इनको तो लगेगा टाइम जो है क्या कहते हैं केजरीवाल को, और किसी ना किसी से सीख तो रहे हैं। सारे थिंकर हैं। और क्या रही बात की ये कांग्रेस जो है हमारी पार्टी का कांग्रेस जो है हिंदुस्तान में सिर्फ राहुल गांधी और या नेहरू फैमिली को छोड़ करके हिंदुस्तान में लीडर नहीं बनाया। वो जो है सिर्फ एक जो है कहाँ कठपुतली प्राइम मिनिस्टर तो आप बना देते हो, प्राइम मिनिस्टर तो आप बना देते हो, लेकिन जो है वो रिमोट कंट्रोल कहीं और ही रहता है। गलत ये आपकी सोच में गलती है। स्टेट में तमाम लीडर पैदा की है, एक इतनी मत करिए। जितने भी स्टेटों के अंदर किए कांग्रेस ने स्टेट के अंदर पैदा किए। बीजेपी में जो है ये है कि बीजेपी के पास क्या है, सबको लपेट रहे हैं आप। बीजेपी के पास आपके पास 10 नेता ऐसे हैं और जो मीडिया में अभी तक छन करके आई है कि आरएसएस को लग रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी को फेस वैल्यू नहीं बनाएंगे तो 100 से नीचे पर आ जाएंगे। इससे आने के बाद 160, 70, 80 सीट ला करके जो है ज्यादा जी सबके पास आते हैं। ठीक है जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अपने जो है इनके इल्जाम थे, आपके जवाब थे, सारी बातें हो गई हैं। लेकिन अब क्या लगता है आपको कि अब वक्त आ गया है, अब जो है बदलाव का वक्त आ गया है, सियासत में भी बदलाव होना चाहिए, हिंदुस्तान की तरक्की जो है वो लगातार होनी चाहिए और वो किसी एक तबके की नहीं, किसी एक सोच फिक्र के वाले की नहीं, बल्कि वो तमाम लोगों की तरक्की होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि बदलाव का वक्त आ गया है, इसमें बदलाव में जो है सियासत में भी बदलाव हो और जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो भी सबको साथ लेकर के चलने वाला हो। बीजेपी ने ऐसा ही किया है और हमारे यहाँ ये सिलसिला चल रहा है कई सालों से। जब हमें मौका मिला था मरकज में सरकार में रहने का तब भी हमने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद से ये सिलसिला जिन जिन स्टेट्स में हमें मौका मिला है, अवाम ने चुनकर हुकूमत दी है, वहां हम ये सब कुछ कर रहे हैं। वाजपेयी जी की सरकार से पहले माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप स्कीम भी नहीं थी। उसका आगाज भी वाजपेयी जी की सरकार ने किया था। जिनका हावजा है अच्छा है, उन्हें याद है, उनको पता है। जिनके हावजे में कमी है वो एक अलग बात है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी भी सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रही है और ऐसा करेगी, चलती रही है और चलती रहेगी। ठीक है जावेद साहब, ऐसा इल्जाम लगता है कांग्रेस के ऊपर कि वो कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की ज्यादा करती है, माइनॉरिटी की ज्यादा जो है वो सियासत करती है, बीजेपी वाले जो है वो दूसरी लोगों की ज्यादा सियासत करते हैं। ये जो है सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक बिरादरी, ये सब चीजें खत्म हो, सबको साथ लेकर के चलने की बात हो। आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है सियासत में? अब देखिए, इस हिंदुस्तान के अंदर अगर सबको साथ लेके चलने वाली कोई पार्टी है और इस मुल्क के अंदर आज तक अगर किसी ने सियासत के तौर पर लोगों के आवाम को मैंडेट लिया है तो मतलब सबका लेके साथ चलने का जो काम है वो सिर्फ कांग्रेस का काम है। कांग्रेस ने सब लोगों को नुमाइंदगी भी दी है, सब लोगों को साथ लेके भी चला है और हर मजहब, हर जबान, हर जात और हर प्रांत के अंदर कांग्रेस ही एक ऐसी वाहिद पार्टी जो मौजूद है। दूसरी बात फिरोज भाई, आप अपने जब आपके पास मौका है बोलिएगा। दूसरी चीज, जहां आप ये समझते हैं कि इस तरह का चेंज आ रहा है, जो आज का हमारा टॉपिक है कि इस तरह के जो आज की राजनीति है वो दोबारा से पैमाने नए नजर आ, लेकिन इस पैमानों के ऊपर हमारी लीडरशिप ने हमेशा कायम की है। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, मौलाना आजाद हो, दूसरे लोग हों, सभी लोग इस तरह से लड़ रहे हैं। अब सादगी रही है, अब ऐसी मिसालें नहीं, सादगी रही है कांग्रेस, अब ऐसी मिसालें नहीं, उनकी सादगी भी है, उनकी उनकी भटके नहीं है। अभी आपको बताऊंगा, आप उसी सिलसिले से भी मुझे मालूम है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस मसले के ऊपर आज के ये नए तरीके से पेश कर रहे हैं, ये मीडिया के अंदर दिखाया, लेकिन इस तरह की राजनीति आज भी है। आज भी हमारे यहाँ ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं इस देश के अंदर जो जिनके पास कुछ वसाइल नहीं है, अपनी गाड़ी भी नहीं कम हो, लेकिन चाहे वो केरला हो चाहे दूसरी स्टेट हो, कांग्रेस के अंदर है। कोई अगर पैमाना डालना तो इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, क्या कहेंगे आखिर में? हाँ, मैं बस यही कहूंगा। एक तो मैं अब्दुल रशीद भाई की बात का जवाब दूंगा। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि मोदी साहब सबको साथ लेके चल रहे हैं। ये उनकी सोच है, उनकी पार्टी की है, उनके दावे हैं। जी जी। बताइए आप जो है वो कैसा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वाकई ऐसा चाहते हैं जो सबको साथ लेकर के चले? ये दावे आप भी कर रहे हैं। क्या इन दावों के ऊपर, इन वादों के ऊपर जो है आपकी पार्टी, जिसका नाम भी आप है, वो खरा उतरेगी?
बिल्कुल खरा उतरेगी। हम सबको साथ लेके चलेंगे, मजहब की सियासत नहीं करेंगे। जो भी पिछड़े हुए तबके हैं, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, हम सबको बराबर से साथ लेके चलेंगे, सबका डेवलपमेंट करेंगे। और खास तौर से एक काम हम ये करेंगे, मैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में कह रहा हूं, जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल साहब ने वायदा भी किया है कि जितने हमारे स्कूल हैं, खासतौर से उर्दू मीडियम स्कूल हैं, उसमें उन्होंने हमें ये वायदा किया है कि उनको वो अच्छा बनाएंगे और इस तरह से बनाएंगे जैसे इंग्लिश सिर्फ मीडियम उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी की बात ही ना हो, तमाम वही आ गया। तरक्की हो। सुनिए, ये अपीजमेंट की बात नहीं है, वही आ गया। और वही नहीं आ गए, मैं बता रहा हूँ, उनका डेवलपमेंट होगा, हर एक का बराबर। आप सब लोग आए तो बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि दिल्ली अभी दूर है, ये कहना भी मुश्किल है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, लेकिन जिस भी आदमी के हाथ में हिंदुस्तान की बागडोर जाएगी, जो भी प्राइम मिनिस्टर बने, वो ऐसा हो जो सबको साथ लेकर के चले, मजहब की सियासत ना हो, बिरादरी की सियासत ना हो, सब लोगों की बात हो, सबकी तरक्की की बात हो। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही कुछ होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन आदाब, 9 PM बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। राहुल को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस में इख्तिलाफ, शिंदे तायद में तो दिग्विजय मुखालिफत में। अक़लियती नौजवानों की गिरफ्तारी में एहतियात बरतने की शिंदे ने रियासती हुकूमतों को दी हिदायत, तमाम वज़ाए आला को रवाना किया मकतूब। शुमाली हिंद में जबरदस्त कामयाबी के बाद ईटीवी की पेशकदमी, 15 मार्च से कबल 24 घंटों के 4 नए न्यूज चैनल होंगे ऑन एयर। और हिंदुस्तान ने अमेरिका को दिया करारा जवाब, अमेरिका के एक सफारतकार को 48 घंटों के अंदर हिंदुस्तान छोड़ने की दी हिदायत। राहुल गांधी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस का एक हल्का राहुल की तायद कर रहा है तो दूसरा हल्का वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम के ऐलान की मुखालफत कर रहा है। बीजेपी नरेंद्र मोदी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाकर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस इस जिम्मे में अभी भी खामोश है। राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाने या न बनाने पर अभी तक कांग्रेस ने कोई वाज़ेह फैसले का ऐलान नहीं किया है। 17 जनवरी को कांग्रेस का एआईसीसी इजलास होने वाला है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कांग्रेस इस इजलास में राहुल गांधी को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर पेश करेगी। इजलास से एक हफ्ता कबल राहुल के नाम पर कांग्रेस में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाने के हक में है, तो वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह का कहना है कि पार्टी की जानिब से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया जाना चाहिए। मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूं, आज भी इस बात से कायम हूं कि संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली में व्यक्ति नहीं विचारधारा पर चुनाव होता है, नीति और कार्यक्रम पर चुनाव होता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है। फिर भी माननीय सोनिया जी ने 8 दिसंबर की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा जो संकेत दिया था
अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है डिक्लेयर करना तो ठीक है। दूसरी जानिब जुमे को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात के उम्मीदवारों के इंतखाब पर तबादला ख्याल किया गया। और मीटिंग के अंदर पूरी प्रोसेस डिस्क्राइब की गई। यार अभी देख लो भाई क्या पूरे देश में सभी स्टेटों के कैंडिडेट चयन करने में क्या प्रोसेस अपनाई गई थी सभी स्टेटों के अंदर, उससे इनको ब्रीफ है तो किया गया। और अब सभी जो चेयरमैन है प्रदेश इलेक्शन कमेटी उनके नाम हमको और उसके बाद में वो सभी राज्य के नेताओं को इंडिविजुअल बुला के चर्चा भी करेंगे और फिर तो इमीडिएटली एक हफ्ते के समय के अंदर नाम को चयन करने की प्रक्रिया कबल अजी कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की। दोनों लीडरों ने 30 मिनट तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने रियासती हुकूमतों को अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की गिरफ्तारी में एहतियात बरतने की हिदायत दी है। इस ज़िम्न शिंदे ने तमाम वज़ीर आला को एक मकतूब भी रवाना किया है। वहीं दूसरी जानिब कुछ मुस्लिम रहनुमाओं ने शिंदे के बयान का खैर मकदम किया है तो कुछ ने इसे सियासी बयान करार दिया है। आम इंतखाबात का वक्त करीब आते ही कांग्रेस को एक बार फिर अक़लियतों की याद सताने लगी है। हुकूमत अक़लियतों को लुभाने वाली बातें करती नजर आ रही है। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की गिरफ्तारी से कबल रियासती हुकूमतों को काफी एहतियात बरतनी चाहिए। इस ज़िम्न में शिंदे ने तमाम रियासतों के वज़राए आला को मकतूब रवाना किया है। वजीर दाखिला ने बताया कि एक स्क्रीनिंग कमेटी की तश्कील हुकूमत के ज़ेर गौर है। शिंदे के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटी इंसदाद बदनवानी एक्ट के खतूत पर मबनी होगी। We have already written to all the state chief ministers. You should be careful in arresting the youth of minority that I had said in my letters. Minority doesn't mean one particular community, but all those who are concerned, they are minority. दूसरी जानिब कुछ मुस्लिम लीडरों ने शिंदे के बयान का खैर मकदम किया है तो कुछ ने इसे सियासी बयान करार दिया। गृह मंत्री साहब ने जो बयान दिया है हम उसको वेलकम करते हैं। हमारी लड़ाई बहुत जमाने से चल रही है। हम लोग पीसीपीटी के नाम से सारी सेकुलर फोर्सेज ये बात कर रही थी कि जो आप इन लोगों को पकड़ते हैं 10 साल 12 साल 15 साल के बाद अदालतों से छूटते हैं और ये कहा जाता है कि नॉट फाउंड गिल्टी। लेकिन अभी जो हमको लगता है गृह मंत्री जी जो बोल रहे हैं उसमें पॉलिटिक्स ज्यादा है और मुस्लिमों के यूथ के हित की चिंता कम है। और इसका जिस तरह से ये बोल रहे हैं इस बोलने का फायदा जो बीजेपी और संघ परिवार उठाएगा और वो दूसरी तरफ प्रचार करेगा, गलत प्रचार करेगा तो मुस्लिम यूथ को तो राहत भी नहीं मिलती है या गरीब लोगों को जो भी है उनको कोई राहत भी नहीं मिलती है और उसका दुनिया भर का अपोजिट पब्लिसिटी हो जाती है और उनका और नुकसान ही होता है। उधर अपोजिशन बीजेपी ने शिंदे के इस बयान को अक्सरियत और अक़लियत में तफरीक करने वाला करार दिया। गुनाह कोई करता है तो वो गुनहगार है, उसको पकड़ना है। उसमें जात देखो, उसका सर्टिफिकेट देखो, उसका मजहब देखो। ये सुशील कुमार जो कह रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। ये घिनौनी राजनीति है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। काबिल गौर बात है कि गुज़िश्ता बरस भी सुशील कुमार शिंदे ने इसी तरह का मकतूब तमाम वज़राए आला को रवाना किया था। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा बैठा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उसे हिंदुस्तान लाने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं अमेरिका गया था इंटरनल सिक्योरिटी के डिस्कशन करने के लिए, इनलैंड सिक्योरिटी के डिस्कशन के लिए। वहां के जो अटॉर्नी जनरल है उनसे मैंने बात की थी जो एफबीआई देखते हैं
कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम पास करेंगे, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप पास करेंगे, और इसके लिए ज्वाइंट हम बातचीत करना चाहिए। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी दे देंगे, इस प्रकार की बात मैंने की थी। और इसे जल्द से जल्द पकड़ने का हमने प्रयास करना है दोनों ने, इस तरह की बातें, और उनका असिस्टेंस मैंने मांगा था, ये बात सही है। एट द मोमेंट एज पर आवर इंफॉर्मेशन ही इज इन पाकिस्तान। बीजेपी का कहना है कि अगर हुकूमत दाऊद को गिरफ्तार करके हिंदुस्तान लाने में कामयाब होती है तो ये एक अच्छी बात होगी। दाऊद इब्राहिम के बारे में सुशील जी बहुत बार घोषणा कर चुके हैं, वो प्रत्यक्ष देश में लाए तो हम कहेंगे कि अच्छा एक काम किया। गुजरात खातून जासूसी तहकीकाती मामले में मरकज 1-2 दिन में जज का तकर्रुर कर सकता है। शिंदे ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि कुछ वजूहात की बिना पर जज की तकर्रुरी में ताखीर हो रही है। 15 दिन पहले तकरीबन एक फैसला लिया था कि जो जासूसी कांड है गुजरात का और दिल्ली में भी, उसके लिए एक न्यायिक आयोग बनाया जाए, लेकिन इतने दिन बीत गए हैं, अभी तक किसी जज की नियुक्ति नहीं हो पाई है। क्या कोई जज तैयार नहीं हो रहा है इस मामले में जांच के लिए? नहीं, जल्द ही इसका निर्णय हो जाएगा, 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीद। वाह से वाह, क्या बात है। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। उड़ीसा में कायम होने वाले पॉस्को स्टील प्लांट को वजारत माहौलियात और जंगलात ने माहौलियात से मुताल्लिक मंजूरी दे दी है। हिंदुस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में पॉस्को प्रोजेक्ट को अब तक की सबसे बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी माना जा रहा है। 8 साल के तवील इंतजार के बाद आखिरकार उड़ीसा में कायम होने वाले जनूबी कोरिया के पॉस्को स्टील प्लांट को वजारत माहौलियात ने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया है। वजीर माहौलियात व जंगलात वीरप्पा मोइली ने इस बात की जानकारी दी। मोइली के मुताबिक पॉस्को स्टील प्लांट को माहौलियाती सर्टिफिकेट 1 हफ्ता कबल ही दे दिया गया है। पॉस्को स्टील प्लांट की लागत 52,000 करोड़ रुपए है और ये हिंदुस्तान में अब तक की सबसे बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी है। पॉस्को को सालाना 12 मिलियन टन के प्रोडक्शन की इजाजत दी गई है। जहां प्लांट कायम किया जाना है उस जमीन और माहौलियाती सर्टिफिकेट को लेकर पॉस्को स्टील प्लांट तनाजे का शिकार था। वजारत माहौलियात के जराये के मुताबिक पॉस्को स्टील प्लांट 2 यूनिटों पर मबनी है, जिसमें स्टील प्लांट और पोर्ट प्रोजेक्ट शामिल हैं। ताहम वजारत ने सिर्फ स्टील प्लांट को मंजूरी दी है। 2007 में वजारत माहौलियात ने पॉस्को को शुरुआती इजाजत दी थी और 2011 में प्लांट के कयाम पर मोहर लगाई थी, लेकिन 1 साल बाद ही क्वासी अदालती कमीशन ने इस इजाजत को माहौलियात का खतरा बताकर मनसूख कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली हुकूमत का इंसदाद बदउनवानी हेल्पलाइन हिट साबित हो रहा है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। केजरीवाल ने मजीद कहा कि आम आदमी पार्टी के असहयोग आंदोलन से जुड़कर जिन अफराद ने बिजली का बिल भरना बंद कर दिया था, उन अफराद के बिल की रकम की माफी से मुताल्लिक भी बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत हेल्पलाइन पर अवाम के रिस्पांस से काफी खुश है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के मुताबिक अवाम बेदार हो रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्वतखोर सरकारी मुलाजमीन में खौफ पैदा हो रहा है। हेल्पलाइन की मकबूलियत को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने बदउनवानी मामलों की शिकायत के लिए इज़्दाद बदउनवानी हेल्पलाइन नंबर 1031 भी शुरू कर दिया है। 2 दिन में लगभग 23,000 के करीब कॉल्स आई हैं
आज एक ट्रैप किया गया, कल एक किया गया था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे या तो उसको शक हो गया या क्या हो गया, उसने पैसे लेने से मना कर दिया, या तो पब्लिसिटी अच्छी खासी हो गई थी। स्टिंग जो है उसमें तो साफ साफ मैंने आज खुद वो देखा था, जो स्टिंग है उसमें साफ साफ वो पैसे मांग रहा है, लेकिन जब वो ट्रैप वाले गए तो उसने कहा कि मैं बिना पैसे के काम कर दूंगा। तो ये तो पब्लिसिटी काफी हो गई है, उसका अच्छा है। हमारा मकसद कोई ये थोड़ी है कि सबको पकड़ के जेल भेजे, हमारा मकसद तो खौफ पैदा करना। लेकिन 1031 नंबर एंटी करप्शन की हेल्पलाइन है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेते हुए बिजली के बिल की अदायगी बंद करने वाले अफराद के बिलों को माफ किए जाने की कार्रवाई शुरू करने की बात कही। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या इन अफराद के बिल इसलिए माफ किए जाएंगे क्योंकि ये लोग आम आदमी पार्टी के एहतजाज का हिस्सा बने, इसके जवाब में केजरीवाल ने क्या कहा आप खुद सुनिए। क्या हमारा आंदोलन कभी नहीं, जनता का आंदोलन था, पर सरकार जनता की तो होती है। लेकिन फिर तो वही है कि आपके साथ जुड़ेंगे तो आप माफ करेंगे। नहीं, ये तो वोट बैंक बनाने वाली पॉलिटिक्स हुई सर। नहीं, आप उसको कुछ भी कह लीजिए, आप कहने के लिए स्वतंत्र है। जिस वजह से सरकार बन जाती है तो ऑब्वियसली उस ग्रीवेंस को तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। पहली चीज तो हम ये समझने की कोशिश करें कि कुछ भी फ्री तो आता नहीं जिंदगी में। आप ही ने टैक्स दे रखा है, आप ही का टैक्स है, हमने कभी टैक्स का पैसा पड़ा है। आप लोग इसमें से थोड़ा सा गरीब लोग जो नहीं दे पा रहे उनको थोड़ा सा फायदा पहुंचा देते हैं, तो फायदा ही पहुंचाया। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को एक आंधी से ताबीर करते हुए कहा कि मुल्क भर में इस आंधी का असर देखने को मिलेगा। वाज़ेह रहे, जुमे से आम आदमी पार्टी ने मुल्कगीर सतह पर रुकनसाजी की मुहिम शुरू कर दी है। 17 रोज तक जारी रहने वाली इस मुहिम से पार्टी मुल्क भर में कम से कम 1 करोड़ अरकान को जोड़ने का इरादा रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTV न्यूज। और इस बीच दिल्ली असेंबली में जेडीयू के वाहिद रुकन असेंबली शोएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। काबिल गौर बात है कि शोएब इकबाल गुज़िश्ता हफ्ते आम आदमी पार्टी की तनकीद कर रहे थे। कुमार विश्वास के मुतनाज़िर वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद वो आम आदमी पार्टी से हिमायत वापस लेने की बातें तक कर रहे थे। कुमार विश्वास की माजरत ख्वाही के बाद शोएब इकबाल ने हिमायत जारी रखने का ऐलान किया था। बिठाने की बात है, अच्छा देश में प्रशासन देने की बात है, तो उस बात से हम लोग प्रसन्न है और बेसिकली हमने उनको समर्थन भी दिया था। तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर तो ऐसी बुरी बात नहीं है। पार्टी को जो है मजबूत करेंगे हम भी अगर पहुंचेंगे पार्टी के अंदर, और समझता हूं कि इसमें ज्वाइन करनी चाहिए और लोगों भी कर रहे हैं और लोगों को भी करनी चाहिए। देश के अंदर जो एक वातावरण जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ बना हुआ है, तो ऐसी सूरत में हम लोग जो है आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अन्ना हजारे के हामी व समाजी कारकुन किरण बेदी ने बीजेपी के वजारत उज़्मा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की खुलकर सताइश की है। किरण बेदी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी वजारत उज़्मा के लिए सही उम्मीदवार हैं। उन्होंने मोदी को कांग्रेस का मुनासिब मुतबादिल भी करार दिया। आज समय है एक स्थिर सरकार के लिए, एक प्रगतिशील सरकार के लिए, जवाबदेही सरकार के लिए और यूनाइटेड सरकार के लिए। अगर हमने गुटों में बांट दिया तो फिर हम लोग यही क्योस पे अगले 3 साल भी रहेंगे। बहुत सारे भारतीय देश छोड़ के चले जाएंगे, मैं आपको बता दूं। और अगर हमारे पास जो सेकंड ऑल्टरनेटिव है वो है बीजेपी, और उसका नेतृत्व आज कर रहे हैं जो बीजेपी का नेतृत्व एज प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट वो है नरेंद्र मोदी। और वो 3 बारी गुजरात के चीफ मिनिस्टर सक्सेसफुली रह चुके हैं। उन्होंने सरकार चलाई है, दिखा दिया है, उनके पास आइडियाज हैं, आप उनको सुनो तो सही। जब मोदी बोलते हैं तो लगता है दूसरों को स्कूल जाना चाहिए, वो अपने तजुर्बे से बोलते हैं, एक्सपीरियंस से बोलते हैं। तो अगर हम लोग देश का हित चाहते हैं तो अब हमको टुकड़ों टुकड़ों में वोट नहीं करना चाहिए, अब हमको मेजॉरिटी वोट करनी चाहिए। मोदी इज अ क्लियर ऑल्टरनेटिव टुडे, व्हाई आर वी फाइटिंग शाय ऑफ इट? मोदी इज अ क्लियर ऑल्टरनेटिव। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन ने अखिलेश हुकूमत के जरिए सैफई महोत्सव में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। शामली के मुन्ना माजरा के मुतासरीन के मुताबिक यूपी हुकूमत ने मुतासरीन के लिए कुछ भी नहीं किया। मुतासरीन ने समाजवादी पार्टी हुकूमत को इंतखाबात में इसका करारा जवाब देने का इरादा जाहिर किया। जैसा अपना एक प्रोग्राम रखा था, ये उसमें 10 करोड़ या 5 करोड़ या 1 करोड़ जितना भी पैसा उन्होंने उसमें लगाया,
उससे अच्छा अगर गरीबों में बांट देते, हम जैसे गरीबों को दे देते, तो क्या उनका कुछ बिगड़ जाता? आज तो जरूरत